तो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक कोरियन हॉरर स्टोरी को जिसका नाम है होली नाइट डीमन हंटर्स। इस मूवी के अंदर आपको हॉरर के साथ एक्शन भी देखने को मिलेगा। तो इस मूवी की शुरुआत होती है एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट को दिखाते हुए जिसका नाम जोंगवॉन है। अब जोंगवॉन जो है वो अपनी छोटी बहन ह्यूनसू के बारे में बताती है जिसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी और इसीलिए उसे स्मार्ट होम सिस्टम और बिहेवियर साइकोलॉजिकल कैमरा से ऑब्जर्व किया जाता था और आज उसका 34th डे था। अब यहाँ पर उसकी जो कंडीशन है वो उसकी माँ की खत्म होने के बाद से खराब होनी शुरू हुई थी। अब यहाँ पर उसकी माँ का डेथ इसीलिए हो गया था क्योंकि उन्हें कैंसर था। अब यहाँ पर उसके बाद जो ह्यूनसू है वो एक रिमोट हाउस में रहने चली गई थी। बाकी परेशानियों के चलते ह्यूनसू की जो कंडीशन थी वो काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी और अपने मॉम की डेथ से वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहने लगी थी। खैर, इसके बाद ह्यूनसू को मशीन के अंदर रखा जाता है जिसके बाद साइकोलॉजिकल बिहेवियर से उसे ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जहां पर जो ह्यूनसू है वो अचानक से गायब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर वो दोबारा उनके सामने आ गई थी और वो काफी क्रीपी तरीके से हंसने लगती है जो कि बहुत ही वियर्ड था, यानी कि वो नॉर्मल नहीं थी। अब ये था इस मूवी का एंट्रो। अब जिसके बाद हमें एक होली नाइट टीम दिखाई जाती है जो कि बेसिकली एक डीमन हंटर्स की टीम होती है और इस टीम में 2 मेंबर्स होते हैं, किम और शैरन, और साथ ही साथ उनका एक लीडर भी होता है जिसका नाम बावू होता है। अब यहाँ पर जो बावो है उसके पास में एक सुपर ह्यूमन मतलब सुपर नेचुरल पावर है और यहाँ पे शैरन के पास भी स्पिरिचुअल पावर्स है जिससे कि वो डीमन या फिर स्पिरिट्स को सेंस कर सकती है और उन्हें वहां से भगा सकती है, यानी एक तरह की वो प्रीस्ट की तरह वो काम करती है। लेकिन यहाँ पर हमें एक और इंसान दिखाया जाता है जिसका नाम किम है, जिसके पास कोई शक्ति नहीं है लेकिन उसके पास बहुत अच्छी नॉलेज है। और इसी बीच वहां पर हम एक डिटेक्टिव चोई को भी देखते हैं जो कि एक आदमी को अपने साथ लेकर आया था। यहाँ पर जो वो आदमी लेकर आया था उसकी बेटी जो थी वो गायब थी और इस बात को काफी दिन बीत गए थे। अब उस आदमी ने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए डिटेक्टिव्स को भेजा था लेकिन उनके साथ कुछ वियर्ड चीजें हुई जिसमें 2 लोग तो मारे गए और एक की जो कंडीशन थी वो काफी ज्यादा खराब थी। अब यहाँ पर चोय बताता है कि उन्हें उनकी बेटी को ढूंढना है, लेकिन यहाँ पर अब वो बावो के पास आए हैं जहाँ पर बावो जो था वो राजी हो गया था उसकी बेटी को ढूंढने के लिए। अब वो आदमी यहाँ पैसे भी लेकर आया था जिसके बाद में वो आदमी वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर चोई अपना हिस्सा लेता है, यानी कि अपना पैसा, क्योंकि यहाँ पर वो लोगों को लाता था जिनको बाबू की जरूरत होती थी तो वो उसे अपना कमीशन देते हैं। खैर, इसके बाद में ये जो टीम होती है 3 लोगों की वो निकल जाती है अपने काम को पूरा करने के लिए। अब दूसरी तरफ हम एक खबर को देख पाते हैं जहाँ पर बताया जा रहा था कि शिओल शहर में बाकी जगह जो खून के जो मामले हैं, मर्डर्स के मामले, वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं जिससे कि लोग काफी ज्यादा डर रहे हैं और ये जो मर्डर है वो असल में एक ग्रुप कर रहा था। अब तभी हम सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं जिसके अंदर एक आदमी होता है जो कि इन सब में शामिल था, लेकिन उस आदमी की जो शक्ल थी वो काफी ज्यादा खौफनाक थी। साथ ही साथ जो उसकी आंखें थी वो एकदम ब्लैक थी, यानी कि डेमोनिक आई थी। अब यहाँ पर जो पुलिस चीफ होते हैं वो ये सब देख रहे होते हैं और इनके साथ यहाँ पर एक चर्च के फादर यानी कि मोर्को भी थे। अब यहाँ जो फादर मोर्को थे वो एक डॉक्टर भी थे, तो यहाँ पे वो सुपर नेचुरल साइंस दोनों चीजों को अलग अलग करने में माहिर थे, यानी कि वो पहचान सकते थे कि कौन से इंसान को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और कौन सा इंसान डीमन है। अब यहाँ पर जो चीफ है वो फादर से कहते हैं कि उसके 30 साल के पुलिस करियर में उसने ऐसा केस कभी नहीं देखा। अब फादर उसे बताते हैं कि ये जो लोग हैं वो किसी कल्ट या ग्रुप का हिस्सा है जो कि डीमन को शमन करते हैं और वो डीमंस को समन इसीलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें सुपर ह्यूमंस पावर मिल जाए। अब दूसरी तरफ हम होली नाइट टीम को देखते हैं जो कि एक जगह पर आए हुए थे। अब यहाँ पर काफी सारे लोग थे। अब यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि ये लोग असल में क्रिमिनल्स हैं और उन्हीं में से एक लड़की बावू को उस कल्ट के बारे में बताती है जो कि असल में एक हॉल के अंदर था और वहां पर लोग एक रिचुअल भी कर रहे थे और यहाँ जो रिचुअल हो रहा था वो उसी आदमी की बेटी के ऊपर हो रहा था जिसे ये लोग ढूंढने के लिए आए थे।
अब इसके बाद बाबो हॉल में जाता है और वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो उनको मारने लगता है। अब यहाँ पर जो कल्ट के जो सदस्य थे उसमें कई ऐसे लोग थे जिनके पास काली शक्तियां थी, और यहाँ पर जो किम था वो इन सभी की वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है, जिसमें वीडियो रिकॉर्ड करते समय उसने एक बात नोटिस की कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके कान के पीछे एक सिंबल बना हुआ है, यानी ये इनके ग्रुप का निशान है। अब यहाँ पर जो शैरन होती है वो सूजन के ऊपर एग्जॉरिज्म परफॉर्म करने लगती है। अब यहाँ पर जो सूजन थी वो पोजेस हो गई थी लेकिन पूरी तरीके से पोजेस नहीं थी, जिसके चलते जो शैरन है वो किसी भी तरह से उसको ठीक कर देती है, और यहाँ पर जो बावो है वो उस कल्ट के जो सामान थे वो उसे आग लगा देता है, जिसके बाद ये लोग वहां से निकल जाते हैं। अब सीन यहाँ से कट होकर जोंगवॉन पे जाता है जो कि हॉस्पिटल में थी, और वहीं पर हम फादर मार्को को भी देखते हैं। और इसके बाद जो जोंगवॉन है वो अपनी बहन को देखने जाती है जहां पर वो उसके लिए काफी परेशान थी। और अब यहाँ पर जो जोंगवॉन है वो युनसू की वीडियो को भी देखती है जिसके अंदर उसकी बहन युनसू काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल थी। अब दूसरी ओर हम बावो को देखते हैं जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो किसी से बात कर रहा था और असल में वो एक ऑर्फनेज बनवाना चाहता था। खैर तभी इसी बीच वहां पर किम और शैरन आए थे, जहां पर किम बावो को उस ग्रुप के टैटू के बारे में बताता है, और अब वो लोग ये कहते हैं कि जो कोई भी ये कल्ट है वो लोग इस कल्ट के लीडर को जल्द ही ढूंढ लेंगे। जिसके बाद में वो लोग अपनी ऑफिस में आते हैं जहां पर जोंगवॉन भी मौजूद थी। वो उनसे हेल्प मांगने आई थी और यहाँ पर जोंगवॉन को फादर मार्को ने भेजा था। अब बावो पूछता है कि क्या तुम्हें चॉय ने भेजा है, लेकिन वो कहती नहीं, उसे फादर मार्को ने भेजा है। अब फादर मार्को का नाम सुनकर जो बावो है वो उसकी हेल्प करने से इनकार कर देता है, और यहाँ उसे कहता है कि मैं उनकी साइड वालों की हेल्प नहीं करता हूँ। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच की क्या झगड़ा था या क्या मामला था वो हमें आगे की वीडियो में पता चलेगा। अब यहाँ पर जो जोंगवॉन है वो उसे पैसे देने लगती है, तो बावो कहता है कि ये पैसे तुम हॉस्पिटल में लेकर जाकर दोगी तो ज्यादा सही रहेगा, और इतना ही कहकर वो वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर जो जोंगवॉन है वो शैरन को एक पेन ड्राइव देती है जिसमें उसकी बहन की वीडियोस थी। वो ये कहती है कि वो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें और फिर उन्हें बताएं कि वो उनकी हेल्प करना चाहते हैं या फिर नहीं। अब सीन यहाँ पर कट होकर हम जोंगवॉन को फिर से देखते हैं जहां पर जोंगवॉन अपनी बहन के पुराने वीडियोस को देख रही थी, जहां से हमें ये पता चलता है कि वो अपनी बहन की कितनी फिक्र करती है। उससे उसकी पहले वाली बहन वापस चाहिए थी, और इसी बीच सीसीटीवी कैमरा को वो देखती है जहां पर उसे पता चलता है कि उसकी बहन जो है वो बेड पे नहीं थी, और इसीलिए वो जल्दी से दौड़कर उसके रूम में चेक करने के लिए जाती है, लेकिन वो वहां पर सच में नहीं थी। अब तभी हम जोंगवॉन के पीछे युनसू को देखते हैं जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही जोंगवॉन पीछे मुड़ती है उसके पीछे कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही जोंगवॉन आगे देखती है वो देखती है कि आगे जो युनसू थी वो अपने बिस्तर पर थी, जो कि काफी ज्यादा वियर्ड बात है क्योंकि इतनी देर से वो नहीं था तो वो अचानक से कहाँ चली आई। अब खैर इसके बाद हम फादर मार्को को देखते हैं जो कि उससे बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर फादर मार्को उसे ये बताते हैं कि उसे एग्जॉरिज्म वगैरह की ज्यादा नॉलेज नहीं है और इसीलिए उसने उसे बावो के पास भेजा था। तब जोंगवॉन उसे सब कुछ बता देती है कि उसने उसे साफ मना कर दिया और वो बस अपनी बहन को बचाना चाहती है। तभी दूसरी ओर हम किम को देखते हैं जो कि बावो के पास आता है और वो शैरन के बारे में पूछता है। तभी शैरन भी वहां पर आ जाती है। किम उससे ये कहता है कि उन्हें उस पेन ड्राइव की वीडियो को देखना चाहिए, लेकिन बावो कहता है कि रहने दो, जिसके बाद बावो उन दोनों को उनकी सैलरीज देता है। तब किम यहाँ ये कहता है कि शहर के अंदर लोग मरते जा रहे हैं, उनका जो काम है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और खतरनाक होता जा रहा है, तो क्या वो उनकी सैलरी बढ़ा देंगे। अब ये लोग ये बात कर ही रहे थे कि वहां पर फादर मार्को आ जाते हैं जो कि बावो से 10 साल के बाद मिल रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो बावो और मार्को है वो आपस में बात करते हैं। मार्को कहता है कि जोंगवॉन को उसने ही भेजा था लेकिन उसने उसे क्यों मना कर दिया। अब वो ये बताते हैं कि जोंगवॉन की बहन की जो हालत है वो असल में बहुत ही ज्यादा खराब है और उसे उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो तब यहाँ पर बावो कहता है कि वह उसके काम में कभी इन्वॉल्व नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा ये हमें अब पता चलेगा। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि किसी वजह से फादर की गलतियों की वजह से कुछ लोग सैक्रिफाइस हुए थे और उसमें कई सारे बच्चे भी शामिल थे, और यहाँ पर फादर की वजह से जो लूसीफर नाम का डेविल है वो भी आजाद हो गया था। अब यहाँ पर
जो बाबो है वो मार्को को साफ इनकार कर देता है कि वह उसका कोई काम नहीं करेगा, जिसके बाद सीन चेंज होता है जहां पर हम किम को देखते हैं जो कि वही वीडियोस को देख रहा था कि तभी वहां पर शरण आ जाती है, जहां शरण उससे ये कहती है कि 3 साल पहले बॉस यानी कि बाबो ने उन्हें लूसीफर नाम के डेविल से बचाया था और अगर वो नहीं होते तो वो खत्म हो जाती। अब शरण का कहना था कि शायद वो लोग इसीलिए बच पाए हैं क्योंकि उनका मकसद यही है कि वो दूसरों की हेल्प कर सके। अब यहाँ पर वो चाहती थी कि जो बाबो हैं वो युनसू की हेल्प करें। अब यहाँ पर किम ये कहता है कि वो भी यही चाहता है, जहाँ पर वीडियो के अंदर युनसू जो है वो धीरे धीरे वायलेंट होती जा रही थी और यहाँ पर उसकी जो हरकतें वो काफी ज्यादा क्रीपी होती जा रही थी। अब ये वीडियो उनके घर के सीसीटीवी कैमरा की थी। किसी तरह से हिंसू ने खुद को चोट पहुंचाना शुरू किया और यह सभी उन वीडियोस के अंदर मौजूद था। अब यहाँ पर बाबू थोड़ा सोचता और डिसाइड करता है कि हाँ वो युनसू की हेल्प जरूर करेगा। अब वो भी इन वीडियोस को देखता है और उन दोनों के साथ एक वीडियो के अंदर युनसू के घर पर 2 लोग आते हैं जो घर के अंदर घुस जाते हैं और जोंग वॉन बाहर ही थी। वो लोग घर के अंदर काफी देर बाद निकलते हैं और उन 2 वर्कर्स के कान के पीछे वही निशान मौजूद थे जो कि हमने शुरुआत के कल्ट के लोगों के ऊपर देखा हुआ था। अब यहाँ पर ये चीज साफ हो जाती है कि जो ये लोग थे वो लोग उसके ऊपर कोई रिचुअल कर रहे हैं जैसा कि उन्होंने पिछली लड़की के साथ किया था। अब यहाँ पर ये लोग ये सोचते हैं कि ये सभी चीजें आर्च बिशप लूसीफर से रिलेट हो सकती है और यहाँ पर आर्च बिशप लूसीफर ही इस सैटेनिक ग्रुप के पीछे था, मतलब उसी का हाथ इसमें है। अब यहाँ पर दूसरी ओर मार्को जोंग वॉन को बाबो की पास्ट स्टोरी के बारे में बताता है कि असल में बाबो उससे नफरत क्यों करता है। वो बताता है कि बाबो उनके साथ एक ऑर्फनेज में पला बड़ा था जहाँ पर एक सिस्टर एंजेला भी थी। अब यहाँ पर 2 बच्चे थे जिनका नाम जोसेफ और बाबो था, जो कि वो चुनिंदा बच्चे थे जिनके पास सुपर पावर्स थी। अब यहाँ पर जो जोसेफ था उसके अंदर ये पावर्स थी कि वो डीमंस को भगा सकता था लोगों के अंदर से। अब यहाँ पर जो बाकी बच्चे थे वो जोसेफ से डरा करते थे, लेकिन जो बाबो था वो उसके काफी ज्यादा करीब था। अब वो दोनों एक दूसरे के लिए भाई जैसे थे। अब जोसेफ बाबो से 3 साल बड़ा था। बाबो हमेशा से जोसेफ को बचाते हुए आ रहा था और वह उसकी काफी फिक्र भी किया करता था। अब जोसेफ एक एक्सॉर्सिज्म प्रीस्ट बनना चाहता था, इसीलिए वो उसी रास्ते पर चला गया, लेकिन बाबू ने ऑर्फनेज छोड़ दिया था और उसके बाद उसने अंडर कवर से पैसा कमाना शुरू कर दिया था और उन पैसों को वो ऑर्फनेज में हमेशा भेजा करता था। अब बाबू हर क्रिसमस पर ऑर्फनेज आया करता था, लेकिन 15 साल पहले क्रिसमस पर जोसेफ ने एक डीमन को शमन किया था और इसी वजह से सिस्टर एंजेला और बाकी बच्चे खत्म हो गए थे। अब बाबू को जब इसके बारे में पता लगा तो वो काफी ज्यादा उससे नाराज और काफी ज्यादा गुस्सा हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद में बाबू को गिल्ट भी आ गया था क्योंकि वो यहाँ पर नहीं था और वो उन लोगों को बचा नहीं पाया, जिसके बदले में उसके अंदर तब से एक आग जलने लगी, बदले की आग। अब जिस जोसेफ को वो अपने भाई जैसा मानता था और उसने ही अपने हाथों ऐसा कर दिया तो वो जोसेफ से बदला लेना चाहता था, लेकिन बाबू को पता नहीं था कि जोसेफ कहाँ पर है और उस समय जोसेफ लोगों की जिंदगी को ऑब्जर्व करके इविल पावर्स को पाना चाहता था। बेसिकली वो डार्क रास्ते पे चल गया था, लेकिन इन सब पर मार्को को भरोसा नहीं था, इसीलिए उसने इस हादसे के बारे में किसी को नहीं बताया। यहाँ पर अगर मार्को चाहता तो वो जोसेफ को रोक सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया और यही वजह थी कि बाबू उससे नफरत करता था और कहीं ना कहीं मार्को रीजन था जिससे लूसीफर आजाद हो गया। अब खैर यहाँ पर रात में बाबू जोंग वॉन को कॉल करके कहता है कि वो लोग उससे मिलना चाहते हैं, जिसके बाद में बाबू किम और शरण और जोंग वॉन से मिलते हैं, जहाँ पर जोंग वॉन को वो उन लोगों के बारे में बताते हैं जो कि उनके घर पे आते जाते थे और कई बार तो वो हॉस्पिटल में भी आए थे और उन्हीं की वजह से ह्यूनसू का हाल ये हुआ था और उनके शरीर पर कहीं ना कहीं वो सिंबल भी था और यहाँ पर जो लोग रिचुअल का हिस्सा थे और उन्होंने ही ह्यूनसू के अंदर डीमन को भेजा होगा और ये लोग असल में सैटर्न वर्शिप्स होते हैं जो कि शैतान के रास्ते पर चलते हैं, लोगों को हार्म करते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि पूरी तरीके से इंसान नहीं होते हैं, यानी कि वो डीमन के काफी क्लोज होते हैं। वो डीमन को इतनी भेंट चढ़ा दिए होते हैं कि उन्हें डीमन से कई शक्तियां भी प्राप्त हो जाती हैं। अब
यहाँ पर जो जोंगवॉन है वो मतलब बावो से रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग उसकी बहन ह्युनसू को बचा ले, जिसके बाद ये लोग जाते हैं ह्युनसू को देखने के लिए। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और यहाँ शरण ह्युनसू से डीमन के बारे में पूछने लगती है जो कि उसके अंदर मौजूद था, लेकिन ह्युनसू कुछ भी नहीं बता रही होती, वो डरी हुई थी और वो तभी अचानक से हंसने लगती है और अपने बिस्तर पर चढ़ जाती है। अब तभी शरण जो होती है वो चैंटिंग पढ़ने लगती है, जिससे कि ह्युनसू को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो रुकती नहीं है। अब तभी ह्युनसू नीचे गिर पड़ती है और बावो उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाता है, लेकिन वो बेकाबू हो रही थी और तभी वो अपनी शक्तियों से सभी को दूर धक्का दे देती है, जिसके बाद वो अचानक से गायब हो जाती है। अब यहाँ पर जो जोंगवॉन है वो जल्दी से सीसीटीवी में चेक करती है, लेकिन उसे ह्युनसू हर मॉनिटर पर दिख रही थी। अब यहाँ पर शरण अपनी शक्तियों का यूज करके पता लगाती है कि वो कहाँ पर है, जिसके बाद वो सभी उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ह्युनसू थी उसने बाकी जो पेशेंट्स थे उन सभी को फ्री कर दिया था और उन्हें एक तरह से पोजेस कर लिया था, जिससे जो सारे पेशेंट्स हैं वो उसे मतलब जो बाकी लोग थे यानी बावो, शरण, इन सभी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। अब तब यहाँ पर बावो सबको एक एक करके साइड करता और इसी बीच ह्युनसू बाहर निकल गई थी और उसके पीछे जोंगवॉन भी जाती है, लेकिन तभी ह्युनसू अंधेरे में कहीं चली जाती है, उसको कोई खींच लेता है, जिसके बाद जोंगवॉन सबको ढूंढती है जो कि रोड अब यहाँ पर जो जोंगवॉन है वो उसको ढूंढ लेती है जो कि रोड के बीच में थी। अब जोंगवॉन उसके पास आने लगती है और यहाँ पर ह्युनसू बेहोश होकर गिर जाती है। अब तभी जोंगवॉन उसके पास जाती है और उसे उसको उठाने लगती है, लेकिन तभी उधर से एक ट्रक आ रहा होता है जो कि उन्हें खत्म करने ही वाला था कि तभी वहां पर बाबू अपनी कार लेकर आ जाता है और उन दोनों को बचा लेता है, जिसके बाद ये लोग जल्दी से ह्युनसू को गाड़ी में डाल देते हैं और ले जाते हैं उसी के घर पर, क्योंकि वो घर एक सुनसान इलाके में था और वहां पर किसी की भी जान को कोई खतरा नहीं होने वाला था। इसके बाद में ये लोग ह्युनसू को एक चेयर से बांध देते हैं और आसपास नमक का घेरा बना देते हैं ताकि जो ह्युनसू है वो उस लाइन को क्रॉस न कर पाए। यहाँ पर किम जो है वो अपने वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑन कर देता है, जिसके बाद शरण अपना काम शुरू करती है और यहाँ पर डीमन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ डीमन काफी ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन तभी उसके घर के अंदर अंधेरा होने लगता है जो कि इस बात का साइन था कि यहाँ पर जो बुरी शक्तियां हैं वो आ चुकी हैं और जो भी ये काली शक्ति थी वो उन लोगों की थी जो कि उसके अंदर घुसे हुए थे, यानी कि वही कल्ट के लोग। अब यहाँ पर बाबू जाता है उन सभी को पीटने के लिए और वो एक एक करके सभी को बहुत मारता है। अब यहाँ पर बाबू दोबारा उस रूम के अंदर आता है जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि किसी तरह से जोंगवॉन जो है वो पोजेस हो गई थी, जिसके बाद में ये लोग उसको संभालते हैं और दूसरे रूम में लेकर आते हैं। और यहाँ पर बात काफी अजीब थी क्योंकि इन्होंने वो नमक का घेरा बनाया था जिस वजह से वो डीमन उनको पोजेस नहीं करना चाहिए था, लेकिन आखिर ये कैसे हुआ। अब यहाँ पर शरण थोड़ा ध्यान लगाती है और उसको पता लगता है कि घर की दीवार के पीछे कुछ है, जिसके बाद वो वॉल स्टिकर हटाते हैं, जिसके बाद पीछे कई सारे डेमोनिक साइन बने हुए थे और इसी वजह से वो डीमन काफी ज्यादा शक्तिशाली हो रहा था। अब शरण साइन की पावर को कम कर रही थी कि तभी ह्युनसू अचानक से चिल्लाने लगती है, जिसके बाद सभी ह्युनसू के पास गए, लेकिन वो ये कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसके अंदर से निकला है और अब वो काफी हद तक ठीक महसूस करे। ये सुनकर जोंगवॉन उसके पास जाने लगते हैं, लेकिन वो लोग उसको रोक लेते हैं क्योंकि डीमन अभी भी उसके अंदर था और वो सभी को मैनिपुलेट कर रही थी। और ये बात बिल्कुल सही थी क्योंकि वो डीमन जो था वो अभी भी उसके अंदर था। और अब यहाँ पर जो ह्युनसू के अंदर का जो डीमन है वो बावो के गिल्ड पर निशाना बनाता है और उसे उसके पास्ट के लिए मैनिपुलेट करने लगता है, लेकिन यहाँ पर बावो उस डीमन को गुस्से में मारने लगता है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि शरण थी जिसका वो गला दबा रहा था। जिसके बाद शरण उस पर दोबारा रिचुअल करने लगती है, लेकिन वो डीमन उससे भी मैनिपुलेट करने लगता है। अब वो डीमन जो होता है वो शरण को एक अलग ही दुनिया में लेकर चला जाता है। बेसिकली उसकी स्पिरिट को, यानी कि उसका जो शरीर था वो घर के अंदर था लेकिन उसकी स्पिरिट कहीं और ही थी। अब जो शरण जो थी
वो उससे उसके डीमन का नाम पूछती है, लेकिन वो उसे नहीं बताती, जिसके बाद में वो दोबारा असल दुनिया में आ जाते हैं, जहाँ पर शरण उस डीमन को मजबूर करने लगती है उसका नाम बताने के लिए। और तभी डीमन ह्युंसू बनकर जोंगवॉन से मदद मांगती है, और यहाँ पर डीमन उसके इमोशंस के साथ खेल रहा होता है, जो कि काम भी करता है। जोंगवॉन जो होती है वो लाइन क्रॉस कर देती है, जिससे कि वो जो सर्कल है वो मिट जाता है। अब यहाँ पर डीमन अपने पीक लेवल पर आ गया था और वो काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। अब यहाँ पर ये जो लोग हैं वो डीमन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो डीमन बिल्कुल भी, वो जो डीमन है वो बिल्कुल उनके सामने ही था और तैयार था। अब वो उन सबको मार कर गायब हो जाती है, जिसके बाद में ये लोग उसे ढूंढते हैं। और दूसरी ओर जोंगवॉन जो है वो सीसीटीवी कैमरा की मदद से उसे ढूंढ रही थी, लेकिन सभी सीसीटीवी मॉनिटर जो है वो बंद हो जाते, जिसके बाद जो बुक शेल की जो बुक्स है वो उसके ऊपर गिरने लगती है, लेकिन तभी वहां पर बाबू आकर उसे बचा लेता है। अब इसके बाद उनको कुछ आवाजें आती है जो कि किम की थी, और जो डीमन था उसने किम को ऊपर उठाया होता है, लेकिन जब ये लोग पहुंच जाते हैं तो वो जो डीमन है वो उसे वहीं पर छोड़ के चला जाता है। अब इसी बीच हम जोंगवॉन को देखते हैं, जिसे याद आता है कि वो जो कल्ट के लोग थे वो रूप बदल कर आए थे, और जोंगवॉन से उन्होंने वॉर हाउस के बारे में पूछा था। अब ये सुनकर बाबू वॉर हाउस चला गया था, जहां पर ढेर सारे वर्शिपर्स डीमन को बुलाने के लिए रिचुअल कर रहे थे, और इसी के चलते ये सब हो रहा था। दूसरी ओर शरण को डीमन का नाम भी पता चल चुका था, जो कि एस्मोडियस था। अब यहाँ पर जो सभी लोग हैं वो ह्युंसू को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी वो उनके सामने आ जाती है। अब वो लोग उस डीमन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डीमन उन सभी को बेहोश कर देता है। और दूसरी ओर जो बाबू है, जो वो उन सभी कल्ट के लोगों को मार रहा होता है, कि तभी जो डीमन होता है वो उसे पोजेस करने लगता है, लेकिन इसके बाद वो अपने कंट्रोल में आकर उसी की पावर से उन सभी को खत्म करने लगता है, और उसने यहाँ पर अपनी न्यू पावर को भी अनलॉक कर दिया था। अब दूसरी ओर एक वर्शिपर उन लोगों को मारने जाता है, लेकिन किम उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पर जो किम है, लेकिन वो जो लोग हैं वो किम पर भारी पड़ते हैं। अब तभी बाबू आकर उसे मारता है, और अब सभी लोगों के सामने ह्युंसू आ जाती है, जिसके अंदर वो डीमन था। पहले तो ऐसा लगता है कि जैसे ह्युंसू ठीक हो गई है, लेकिन तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है जहां पर डीमन ह्युंसू को लेकर जा रहा था, और तभी वो लोग उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन बाबू अपनी पावर को मैक्सिमम करके उस डीमन की पोर्टल पर एक जोर से पंच मारता है और उसे बंद कर देता है, जिससे एस्मोडियस दोबारा हेल में वापस चला जाता है। यानी कि अब यहाँ पर ह्युंसू के जरिए वो वापस नहीं आ सकता, जिसके बाद ह्युंसू ठीक होने लगती है और उसके अंदर से डीमन जा चुका था। और यानी कि यहाँ पर जो एस्मोडियस का जो प्लान था कि वो धरती पर आएगा, लोगों को प्रोसेस करेगा और धरती पर राज करेगा, अब ये जो प्लान था वो तो उसका फ्लॉप हो ही चुका था। अब यहाँ पर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहां पर बाबू ने एक सच में ऑर्फनेज को ओपन कर लिया था, और अब उनकी टीम आगे भी यही काम करने वाली थी। खैर, अब ये लोग एक जगह पर जाते हैं जहां पर और भी ज्यादा इविल वर्शिपर्स थे, क्योंकि खाली एस्मोडियस डीमन ही यहाँ पर हेल के अंदर नहीं है, वहां पर और भी बहुत सारे डीमन प्रिंस हैं जिनको धरती पर लाया जा सकता है, जिन पर बाबू और यहाँ पर जो दोनों उनके किम और शरण हैं वो सभी पर हमला कर देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप हमारे चैनल की नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें।